जी हाँ गौतम भाई, बस कीजिए बस कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़े, जितने हाथ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें एक हाथ हमारा भी जोड़ लीजिए कि बस कीजिए। बस कीजिए अपना जिद, बस कीजिए अपनी ईगो, सही सिलेक्शन कीजिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको टीम में लेके आइए। भाई साहब, अब हमको इंसल्ट फील होना शुरू हो गई है। लोगों से बात करने में शर्म आती है कि यार अंग्रेज हमको हमारे घर पर आकर इस तरीके से मार के जा रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। आपने तो वो कहावत भी फेल कर दी, घर में कुत्ता भी शेर होता है। भाई साहब क्या बोले अब हमको, हमारे घर पर आकर हम तो अपने आप को शेर समझ रहे हैं और शेरों को शेरों के घर में जाकर पीटा जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है भाई। ये मैच हार नहीं रहे हैं हम हमारे को बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। ये देखिए स्कोर कार्ड देखिए, बाहर की टीम आकर हमको बनाती है 489 और दूसरी इनिंग में ऑल आउट भी नहीं होती है, उनको मजबूरी में डिक्लेयर करना पड़ता है। और हमारी टीम में दूसरी इनिंग में 140 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। भैया हम अपने घर पर खेल रहे हैं। हमारे घर पर जब हमारी वीक टीम भी हुआ करती थी ना, जो बाहर जाकर जीता नहीं करती थी, तब भी वो अपने घर पर हारती नहीं थी। कोई भी टीम, अच्छी से अच्छी टीम क्यों ना आ जाए, हम उनको भी हरा देते थे। और आज हमारी हालत देखिए, हम बाहर जाकर तो मैच जीत रहे हैं लेकिन हमारे घर पर हमसे मैच नहीं जीते जा रहे हैं। हमको सिलेक्शन सही करनी पड़ेगी। सारी कमी सिलेक्शन पर है। सही लोगों को टीम में लेकर आना पड़ेगा। ये जो हार हुई है ना, इसके बारे में आज से एक दिन पहले, जब आज हम मैच हारे हैं, उससे एक दिन पहले साउथ अफ्रीकन कोच से पूछा गया था कि आपने इतना लंबा क्यों खींचा, इतनी देर बाद इनिंग को डिक्लेयर क्यों किया। तो उन्होंने कहा था, हेड कोच साहब ने कहा था, वी वांटेड इंडिया टू रियली ग्रोवल। हम इंडिया को ग्रोवल करना चाहते थे। ग्रोवल का मतलब जानते हो, यहां पर लिखा हुआ है, ग्रोवल मींस लाइंग ऑन द ग्राउंड हेल्पलेस एंड बेगिंग फॉर द फॉरगिवनेस। मतलब ग्राउंड पर किसी को सिर से पकड़कर लगा देते ना, सिर पे मतलब जमीन के साथ उसका मुंह लगा देते हैं और बंदा कहता भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये कहना था साउथ अफ्रीकन कोच का कि हम इंडिया की वो हालत करना चाहते थे कि वो कहे बस भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे नहीं होने वाला। और वाकई में उन्होंने वैसा किया है। 140 रन पर टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से कप्तानी दी जा रही है, किस तरीके से टीम में खिलाड़ी चुने जा रहे हैं। एक अजीब ही कल्चर चल रहा है, अजीब सा फंडा चल रहा है। पहले सिलेक्शन होती थी, लगता था यार कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन अब ऐसी ऐसी सिलेक्शन होती हैं और बैटिंग ऑर्डर इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। इसके बारे में भी बात करेंगे, बैटिंग ऑर्डर के बारे में आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल ऋषभ पंत की बात करते हैं। ओडीआई के लिए टीम चुनी जाती है जिसमें शुभमन गिल इंजर्ड हैं, वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं। तो कप्तान किसको बनाया जाता है? कप्तान बना दिया जाता है केएल राहुल को और इनको टीम में वापस लेकर आया जाता है। और यहाँ टेस्ट में ये वाइस कप्तान थे। ऑब्वियसली शुभमन गिल नहीं होंगे तो इनको कप्तान बनाया ही जाना था। लेकिन एक जगह आप केएल राहुल को कप्तान बना रहे हो, दूसरी जगह आप ऋषभ पंत को कप्तान बना रहे हो, टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान बना रहे हैं। अब आपकी वो पॉलिसी कहां गई जहां पर आप ये कह रहे थे अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान नहीं हो सकते। ठीक है, आप ये सोच सकते हो एक मैच के लिए पंत को कप्तान बना देते हैं, चलेगा। लेकिन पंत की ओडीआई में सिलेक्शन किस बेस पर हुई है? मतलब ओडीआई के अंदर ऐसी कौन सी डोमेस्टिक में आपने इनकी परफॉर्मेंस देख ली है जो आप इनको उठा के ओडीआई में लेके आ गए हो? मैंने आपको पहले भी कहा था, संजू सैमसन को टी20 से अगर बाहर किया जा रहा है उसका कारण ऋषभ पंत हो सकते हैं। हो सकता है टी20 टीम के अंदर ऋषभ पंत की वापसी करवानी हो और वो रास्ता ओडीआई के थ्रू आ रहा हो। ओडीआई में पहले सिलेक्शन हुई है, अब टी20 की टीम आएगी, उनमें भी हो सकता है आने वाले टाइम में ऋषभ पंत को टी20 टीम में शामिल कर लिया जाए। मतलब यहां पर टेस्ट में आप 2 टेस्ट मैचेस देखिए, 4 इनिंग देखिए, ऋषभ पंत टोटली फ्लॉप दिखे हैं, बिल्कुल भी असरदार नहीं दिखे हैं। हाँ, ये टेस्ट के बहुत महान बल्लेबाज है, लेकिन इंजरी के बाद जब इंग्लैंड टूर पर इनको इंजरी हुई थी, उसके बाद जब ये वापस आए हैं फॉर्म में नहीं है। तो किस फॉर्म को देखकर आपने इनको ओडीआई में ले लिया है, ये आप लोग ही जानते हो। सिमोन हार्मर क्या इंडियन गेंदबाजों से अच्छी स्पिन कराना सीख गया है? साउथ अफ्रीका में क्या स्पिन विकेट बननी शुरू हो गई है जहां से ये स्पिन सीख के आया है? कहां पर सीखी है इसने स्पिन? इसने तैयारी की है। उनको पता है हमने इंडिया खेलने जाना है, इंडिया जाएंगे, वहां टीम को हम मैच हराना है, तो हमको तैयारी उस तरीके से करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी तैयारी नहीं है।
हम स्पिन ट्रैक तो तैयार करवा देते हैं, हमको रैंक टर्न तो चाहिए, लेकिन हमारी प्रैक्टिस किस पे होती है? फ्लैट पिचेस पे होती है, क्योंकि डोमेस्टिक में हम स्कोर बनाएंगे तभी टीम में सिलेक्शन पाएंगे, अदरवाइज हमारी सिलेक्शन कैसे होगी? जहां तो आप प्रैक्टिस कीजिए रैंक टर्न के ऊपर, जहां पर मैच 2-2 3 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहां पर हमने करनी नहीं है, और जब हम मैच खेलने जाते हैं अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं। हम सोचते हैं ये बाहर के खिलाड़ी हैं, कहां स्पिन अच्छी खेल लेंगे, लेकिन ये अच्छी तैयारी करके आए होते हैं, इनको पता है आप स्पिन ट्रैक बनाओगे, लेकिन आप खुद स्पिन ट्रैक के ऊपर तैयारी नहीं करते हो। हमारे गेंदबाज जब ऐसे गेंदबाजों से पीछे रह जाए तो भाई कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो बड़ी बात है, कुछ तो सीरियस है जो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ये खिलाड़ी याद आ रहे होंगे, ये वो खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, तीनों के तीनों फॉर्मेट खेलते थे। T20 उस टाइम पर नहीं आया था तो 2 फॉर्मेट तो खेलते थे, और 2 फॉर्मेट के अंदर चाहे ये इंग्लैंड चले जाएं, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हर जगह जाकर ये स्कोर बनाते थे, और अपने घर पर तो ये बादशाह थे। अपने घर पर जितनी अच्छी टीमें आ जाएं, जितने अच्छी मर्जी गेंदबाज आ जाए, मैकग्राथ आए, शेन वॉर्न आए, मुरलीधरन आए, लेकिन ये उनको गेंदबाज नहीं समझते थे। इन्होंने हमेशा 100, 150, 200 पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े स्कोर बनाए हुए अपने घर पर, और बाहर की टीमें यहां पर आकर पानी मांगा करती थी। लेकिन आज हमारी हालत क्या हुई है? मतलब ये वो खिलाड़ी हैं जो हर कंडीशन में खेलना जानते हैं, लेकिन आज हमारे पास वो खिलाड़ी हैं जिनको हमने किसके लिए तैयार किया है? हमने फॉरेन पर जाकर जीत रहे हैं। आप स्विंग गेंद खेलिए, आप बाउंसी ट्रैक पर खेलिए, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ थी स्पिन खेलना, हम उसको भूलते जा रहे हैं। गौतम भैया कुछ तो सीरियसली सोचना पड़ेगा, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपकी कोचिंग जो है वो अच्छी नहीं जा रही है, आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं जा रही है। चलो यो छोड़ दीजिए, इसके बाद के दौरे की बात कर लेते हैं, बाद के दौर की बात कर लेते हैं। जब विराट कोहली का दौर था, लगातार 5 साल हम जो है नंबर 1 टीम रहे हैं। 5 साल लगातार नंबर 1 टीम रहना टेस्ट में कोई छोटी बात नहीं है। और उस टाइम पर हमारे खिलाड़ी कौन थे? राहुल द्रविड़ गए तो किसने मोर्चा संभाला? पुजारा। आज कौन है नंबर 3 का बल्लेबाज? आपके पास कौन है? कोई ना कोई नए चीजें आप ट्राई करते रहते हो। कभी वाशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पर भेज देते हो, कभी साई सुदर्शन को मौका देते हो, करुण नायर को मौका देते हो, मतलब कुछ सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही है। करुण नायर को एक सीरीज में आपने खिलाया, वो बंदा अभी भी स्पिन अच्छी खेलता है, वो जो इतने बड़े बड़े स्कोर बना रहा है, कहां बना रहा है? इंडियन पिचेस पे बना रहा है, लेकिन इंडियन पिचेस पे आप उसको मौका नहीं दोगे। अब मौका कहां दोगे? उसको इंग्लैंड में, जहां जाके वो फ्लॉप हो जाए और उसको उठाकर बाहर कर दिया जाए। यहां पर अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज हमारे पास हैं जो अभी तक शायद इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली हुई है। रविचंद्र अश्विन चले गए, मोहम्मद शमी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि टीम इंडिया में इनको ले लिया जाए, पता नहीं किस बेस पर इनको टीम से ड्रॉप ही कर दिया गया है। सारे सिलेक्शन पता नहीं किस बेसिस पे हो रही हैं। चेतेश्वर पुजारा तक को हमने टीम में मौके नहीं दिए, वो भी थक कर खुद ही रिटायरमेंट ले गए। मतलब ऐसे बल्लेबाज हमारे पास चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेलना जानते हों। ये सारे बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलना जानते थे। इसमें रोहित शर्मा जो काफी लेट टेस्ट टीम में आए, लेकिन जब वो आए उन्होंने भी अपना नाम बनाया। रवि शास्त्री की ही बात सुन लीजिए। रवि शास्त्री जिनकी कोचिंग के अंदर विराट कोहली के साथ मिलकर इन्होंने बाहर जाकर जीतना सीखा, बाहर जाकर जीतना शुरू किया, अपनी पेस बैटिंग जो हमारे फास्ट बॉलर थे, जो कमी होती थी, उनको इंप्रूव किया और टीम को नंबर 1 रैंक पर लेकर आए। जब विराट कोहली कप्तान बने थे तब टीम इंडिया 7वें नंबर पर थी और वहां से नंबर 1 पर लेके जाना और लगातार 5 साल नंबर 1 रहना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन्होंने क्या कहा? इट मेक नो सेंस इन कलकत्ता यू पिक, जो पहला टेस्ट मैच हुआ था कलकत्ता में, स्पिनर एंड वन ऑफ देम बोल्ड ओनली अ सिंगल ओवर। मतलब कोई मतलब बनता है कि आपने 4 स्पिनर सिलेक्ट कर लिए, उससे सिर्फ एक स्पिनर से 1 ओवर करवाया। व्हेन यू कुडंट इजीली पिक अ स्पेशलिस्ट बैटर, मतलब आप एक आराम से एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन चुन सकते थे। वहां कहा जा रहा था साई सुदर्शन को खिलाना चाहिए था। 4 स्पिनर हमने करने क्या है? When you and here after making Washington batter number 3, और आपने लास्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाई। अब यही सोच के करवाई होगी कि लॉन्ग टर्म हम नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर को मौका देंगे, और वाशिंगटन सुंदर ही इकलौता ऐसा बल्लेबाज उस मैच में दिखाई दिया था जो स्कोर बना रहा था, जो विकेट पर टिका हुआ था। ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर हमने 122 का स्कोर चेज नहीं किया था, वहां वाशिंगटन सुंदर खेल रहा था। लेकिन अगले मैच में यू कुडंट हैव स्लॉटेड हिम एट 4 टुडे, और आपने पहले 4 में भी उसको नहीं रखा। सिंस यू ऑलरेडी हैड योर नंबर 3, ही इज नॉट अ नंबर 8। मतलब आपके पास नंबर 3 का बल्लेबाज आ गया है, इसका मतलब आपने उसको 4 पे भी नहीं रखा, जो कि आप 4 पे उसको रख सकते थे, ध्रुव जुरेल को नीचे रख सकते थे, लेकिन आपने उनको नंबर 8 पर भेज दिया। पता नहीं किस तरीके की सोच चल रही है, किस तरीके की प्लानिंग चल रही है। भैया सोचिए, या तो आप टेस्ट क्रिकेट से
अलविदा कह दीजिए कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट को कोचिंग नहीं दे सकता, या फिर जिस तरीके से आप खिलाड़ियों को कहते हो कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर आए, आप भी डोमेस्टिक जाइए, वहां जाकर कोचिंग दीजिए, रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए। अदरवाइज इस तरीके से तो भैया बात नहीं बनने वाली है। हम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए, हम साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश हो गए, हम जीते किससे हैं? वेस्ट इंडीज से जीते हैं, हम किससे जीते हैं? बांग्लादेश से जीते हैं। मतलब इन टीमों से हमने अपने घर पर जीतना है। अब जो अच्छी टीमें आएंगी, मतलब इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम सोच रही होगी कि भैया हमें अभी गौतम गंभीर के टेन्योर के टाइम पर हमको इंडिया का टूर करवा दीजिए, हम वहां पर टेस्ट सीरीज जीत के वापस आ जाएंगे। ये हमारे हालात हो गए हैं।